अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गिवन कर्व की आर्क लेंथ कैलकुलेट करने का तरीका सीखा था। हम लोगों ने क्वेश्चन 3.15 और 3.16 सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 3.17 उसी तरीके से सॉल्व होगा। आपने सिंपली गिवन कर्व की आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3.18 देखते हैं। शो दैट गिवन कर्व x इज़ अ नेचुरल रिप्रेजेंटेशन। कोई भी कर्व की रिप्रेजेंटेशन नेचुरल रिप्रेजेंटेशन होगी अगर उस कर्व को हम लोग आर्क लेंथ की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें। इससे पहले हम लोगों ने जो उनसी रिप्रेजेंटेशंस देखी थी वो हम लोगों ने आर्बिट्रेरी पैरामीटर्स t और थीटा की टर्म्स में देखी थी। अगर हमारी कर्व आर्क लेंथ के टर्म्स में रिप्रेजेंट की जाए तो उसको हम नेचुरल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब उसको चेक करने का क्राइटेरिया होता है। वो क्राइटेरिया क्या है? अगर हम हमारी कर्व जो गिवन है उसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू गिवन पैरामीटर और फिर उसका मॉडुलस लें, अगर हमारा आंसर 1 आता है तो इसका मतलब हमारी गिवन रिप्रेजेंटेशन नेचुरल रिप्रेजेंटेशन होगी। तो इस क्वेश्चन में हमने सिंपली क्या करना है, हमें x दिया हुआ है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू s क्योंकि हमारा पैरामीटर s है। उसके बाद हम लोगों ने उसका मॉड लेना है। अगर मॉड की वैल्यू 1 आ गई तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने चेन रूल यूज़ किया है। हम लोगों को चेन रूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपली जैसे हम लोग डेरिवेटिव्स लेते हैं हमने वैसे डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एस, उसका मॉडुलस लेना है और सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर हमारा 1 आ जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अगर इसके सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। नेचुरल रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन एक और तरीके से भी आ सकता है। ये पेज नंबर 52 पे एग्जाम्पल है 3.17। उसमें हम लोगों को क्या कहा गया है, हमें x को किसी पैरामीटर t की टर्म्स में दिया गया है और हमें कहा गया है कि हमने उसकी नेचुरल रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है। तो नेचुरल रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने का क्या तरीका होगा, हम x को आर्क लेंथ s की टर्म्स में लिख लेंगे। तो उसको आर्क लेंथ s की टर्म्स में लिखने के लिए हमें पहले आर्क लेंथ कैलकुलेट करना होगी। आर्क लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला हमें आता है और हमें प्रोसीजर भी आता है। हम लोगों ने आर्क लेंथ कैलकुलेट कर ली, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू टी। यहाँ से हम लोग t की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। किसके इक्वल आ जाएगा, t इक्वल टू s ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। t की ये वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे और उसके बाद सब्सटीट्यूशन के बाद हमें x इन टर्म्स ऑफ s मिल गया। यहाँ से हमें x की नेचुरल रिप्रेजेंटेशन मिल गई। अब अगर हम लोग वेरीफाई करना चाहते हैं कि क्या ये वाकई ही नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में किया था, हम x का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, उसका मॉडुलस ले लेंगे और अगर मॉडुलस 1 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये वाकई नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है। ये भी पूछा जा सकता है कि पहले हम लोगों ने गिवन कर्व की नेचुरल रिप्रेजेंटेशन लेनी है और फिर वेरीफाई करना है क्या वो वाकई नेचुरल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल प्लेन। क्वेश्चन है 4.1। हम नेक्स्ट चैप्टर में आ गए हैं। अब फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल प्लेन टू द कर्व x एट t इक्वल टू 1। हम लोगों को कर्व दी हुई है, हमने इस कर्व की इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल प्लेन फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल प्लेन होता क्या है और उनकी इक्वेशंस क्या होती हैं। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन देखने से पहले हम सिंपल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखते हैं। अब हम लोगों ने अगर किसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं। एक वो पॉइंट जिसमें से स्ट्रेट लाइन पास कर रही है और दूसरा एक वेक्टर जिसके वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है। अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
passing through a point and parallel to a given vector। हम लोगों ने कोई पॉइंट P ले लिया, उसमें से एक लाइन पास करवानी है। अब P में से बहुत सी लाइंस पास कर सकती हैं, एक लाइन ये हो सकती है, इसी तरह हमारे पास और भी लाइंस हो सकती हैं। हम लोगों ने कौन सी लाइन लेनी है? जो हमारे गिवन वेक्टर B के पैरेलल होगी। ये हमारा वेक्टर B है। उसको फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम लोगों ने पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ले लिया A। इसी तरह हम लोगों ने अपनी लाइन पे एक और पॉइंट ले लिया Q। अब Q लेने का मकसद क्या है? अब Q लेने का मकसद ये था कि जब तक हम दूसरा पॉइंट ना लेते तब तक हमें एक लाइन नहीं मिलनी थी जो B के पैरेलल होती। फ़र्ज़ किया मैं कहती हूँ कि सिर्फ P में से गुजरने वाली लाइन लेनी है, तो P में से मैं ये लाइन भी ले सकती हूँ, ये लाइन भी ले सकती हूँ, ये लाइन भी ले सकती हूँ। B के पैरेलल लाइन वही होगी जो ये हम लोगों ने मेंशन की हुई है। ठीक है, उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी? P की तो ज़रूरत थी ही, साथ में हमें एक और पॉइंट की भी ज़रूरत पड़ी जिसमें से उस लाइन ने पास करना था, तो उस पॉइंट को हमने Q का नाम दे दिया। अब Q का पोजीशन वेक्टर हो गया R। Q हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है लाइन के ऊपर। P वो फिक्स पॉइंट था जिसमें से हमारी लाइन पास कर रही है। अब हम पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ से हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू A प्लस पी क्यू। अब आप देखें कि वेक्टर पी क्यू और वेक्टर B दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि दो वेक्टर जब पैरेलल होते हैं तो एक जो होता है वो दूसरे का मल्टीपल होता है। चूँकि पी क्यू जो है वो B के पैरेलल है, इसका मतलब पी क्यू B का मल्टीपल है। पी क्यू इक्वल टू यू इंटू बी। यू क्या है? कोई भी रियल नंबर है, यानी B को हम किसी रियल नंबर U से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पी क्यू आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों ने पी क्यू की वैल्यू अपने एक्सप्रेशन 1 में पुट कर दी, तो हमारा एक्सप्रेशन 1 क्या बन गया? R इज इक्वल्स टू A प्लस यू बी। इससे हमें मिल गई इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट A। अब मैं अगर पॉइंट बोल रही हूँ तो इसका मतलब यही होगा उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो A क्या है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एंड पैरेलल टू अ वेक्टर B। तो इससे हमें मिल गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हम देखेंगे कि एक टेंजेंट लाइन क्या होती है और उसकी इक्वेशन क्या होगी। अ लाइन दैट टचेज अ कर्व एट अ पॉइंट एंड डज नॉट कट थ्रू इट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। ठीक है, एक लाइन है जो कर्व को टच कर रही है किसी पॉइंट पे और उसको कट नहीं कर रही, वो हो गई हमारी टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन के नेम से ही हमें पता चल रहा है टेंजेंट लाइन क्या होगी किसी पॉइंट पे? वो लाइन जो टेंजेंट वेक्टर के पैरेलल होगी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने उसकी इक्वेशन निकालनी है, तो उसके लिए हमें पॉइंट तो मिल जाएगा जिसमें से वो लाइन हमने पास करानी है, और अब हमें उसके अलावा क्या चाहिए होगा? एक वेक्टर, और वो वेक्टर है हमारा टेंजेंट वेक्टर। तो टेंजेंट वेक्टर क्या होता है? हम लोगों ने कैलकुलस वगैरह में भी पढ़ा था कि टेंजेंट वेक्टर कैसे मिलता है किसी कर्व का? अगर हम उस कर्व का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरामीटर, तो वो हमें दे देता है टेंजेंट वेक्टर। तो हम देख लेते हैं कि कैसे लिया। गिवन अ कर्व एक्स ऑफ टी, हमें एक्स ऑफ टी कोई कर्व दी हुई है पैरामीटर टी में। अ टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व एट अ पॉइंट एक्स ऑफ टी ज़ीरो इज़ गिवन बाय एक्स डैश ऑफ टी ज़ीरो। एक्स डैश ऑफ टी ज़ीरो से हमें टेंजेंट वेक्टर मिल गया। दस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन थ्रू द पॉइंट एक्स ऑफ टी ज़ीरो पैरेलल टू द टेंजेंट वेक्टर, यहाँ ये यूनिट नहीं लिखा जाएगा, पैरेलल टू द टेंजेंट वेक्टर एक्स डैश ऑफ टी ज़ीरो इज़ R इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी ज़ीरो। जैसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ली थी, उसमें हमारा पॉइंट क्या था? A। अब हमारा पॉइंट है एक्स ऑफ टी ज़ीरो प्लस यू, कोई भी हम लोगों के पास स्केलर है, इनटू वो वेक्टर जिसके पैरेलल हम लोगों ने लाइन लेनी थी। तो इस केस में हमारा वेक्टर क्या था?
टेंजेंट वेक्टर x डैश ऑफ t0। टेंजेंट लाइन की इक्वेशन देखने के बाद हम चलते हैं नॉर्मल प्लेन की तरफ। नॉर्मल प्लेन क्या होता है? अ प्लेन ऑर्थोगोनल टू टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल प्लेन। ऐसा प्लेन जो टेंजेंट लाइन के ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है, यानी उस प्लेन के ऊपर जो भी वेक्टर होगा वो टेंजेंट वेक्टर के ऑर्थोगोनल होगा, यानी उसका डॉट प्रोडक्ट टेंजेंट वेक्टर के साथ क्या आ जाएगा? 0। अब नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? फॉर एनी पॉइंट आर, एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जब मैं पॉइंट को लिख रही हूँ तो उसका मतलब उसका पोजीशन वेक्टर ही होगा। फॉर एनी पॉइंट आर ऑन द नॉर्मल प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एक्स ऑफ t0, प्लेन जो एक पॉइंट एक्स ऑफ t0 से पास कर रहा है, द वेक्टर r माइनस एक्स ऑफ t0 लाइज ऑन द नॉर्मल प्लेन। जो वेक्टर r माइनस एक्स ऑफ t0 है वो हमारे नॉर्मल प्लेन पे लाई करेगा। जैसे ये आप लोग फिगर देखें, ये हमारा पॉइंट हो गया एक्स ऑफ t0, प्लेन के ऊपर हमने कोई पॉइंट ले लिया r। अब x r में से x और t0 को निकालते हैं, वो भी हमें एक वेक्टर मिल रहा है और आप देख सकते हैं वो वेक्टर भी हमारा नॉर्मल प्लेन पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन चूंकि वो नॉर्मल प्लेन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब वो टेंजेंट वेक्टर के क्या होगा? ऑर्थोगोनल। thus r माइनस एक्स ऑफ t0 इज ऑर्थोगोनल टू x डैश ऑफ t0। सो वी कैन राइट, अब चूंकि r माइनस एक्स ऑफ t0 और x डैश ऑफ t0 क्या है? ऑर्थोगोनल। इसका मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो इससे हमें क्या मिल गई? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन। एक्सप्रेशन 3 जो है वो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन दे रहा है थ्रू अ पॉइंट x ऑफ t0 ऑन द कर्व x ऑफ t। अब हम वापस अपने क्वेश्चन नंबर 4.1 की तरफ चलते हैं। 4.1 क्या था? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल प्लेन टू द कर्व x एट t इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? हमें अब टेंजेंट लाइन की इक्वेशन का भी पता है और नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन का भी पता है, हमने सिंपली इनको सॉल्व करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू अ कर्व x at a point x of t0 is given as this: r is equals to x of t0 plus u x dash of t0, where x dash of t0 is the tangent vector to the curve at x of t0। now अब हम लोगों को x दिया हुआ है, यहाँ से हम x dash of t0 निकाल लिया, x dash of x dash of t निकाल लिया। x dash of t किसके इक्वल आ गया? e1 माइनस 2t e2 प्लस 3t स्क्वायर e3। अब हमें उन्होंने कहा है एट t इक्वल टू 1 हम लोगों ने निकालना है। जैसे जब हम जनरल इक्वेशन ले रहे थे तो t क्या था हमारा? t0 कोई वैल्यू थी। अब उन्होंने हमें t0 की एक वैल्यू दे दी है 1, t इक्वल टू 1। तो एट t इक्वल टू 1 x ऑफ 1 क्या होगा? यहाँ t की जगह हम लोगों ने 1 लगाया, t की जगह 1 लगाया, t की जगह 1 लगाया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास x ऑफ 1 की वैल्यू आ गई 2e1 माइनस e2 प्लस 2e3। एंड इसी तरह हम लोगों ने x डैश ऑफ 1 निकाल लिया। इस एक्सप्रेशन में हम लोगों ने t की जगह 1 डाला तो हमारे पास वैल्यू आ गई e1 माइनस 2e2 प्लस 3e3। अब x ऑफ 1 और x डैश ऑफ 1 की वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में पुट कर देनी इसके अंदर। तो हमारे पास क्या आ गया? r इज इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन के बाद 2 प्लस यू e1 माइनस e1 प्लस 2u e2 प्लस 2 प्लस 3u e3। इस एक्सप्रेशन ने हमें दे दी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन निकालनी है। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन टू अ कर्व एट पॉइंट x ऑफ t0 इज r माइनस एक्स ऑफ t0 डॉट, यहाँ पे ये नज़र नहीं आ रहा, ये है x डैश ऑफ t0, ठीक है, x का डेरिवेटिव with respect to t at t0। Here r is arbitrary point on the normal plane, x
x dash of t0 is tangent vector at x of t0. नाउ अब जैसे हमने पहले टेंजेंट लाइन वाली इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी, इसी तरह हम नॉर्मल प्लेन वाली इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. एक्स ऑफ वन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी, एक्स डैश ऑफ वन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली थी, उसको हम लोगों ने इस इक्वेशन में पुट कर दिया. तो हमारे पास क्या आ गया, आर माइनस एक्स ऑफ वन डॉट एक्स डैश ऑफ वन इक्वल टू ज़ीरो. आर को हम लोगों ने कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर है तो हम लोगों ने उसको आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ दे दी, r1 e1 प्लस r2 e2 प्लस r3 e3. तो अब एक्सप्रेशन हमारा क्या बन गया, r1 माइनस टू e1 प्लस r2 प्लस वन e2 प्लस r3 माइनस टू e3 डॉट एक्स डैश ऑफ वन की वैल्यू भी जो हमने पहले कैलकुलेट की थी वो पुट की, इक्वल टू ज़ीरो. इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास लास्ट में एक्सप्रेशन आ गया r1 माइनस टू r2 प्लस 3r3 इक्वल टू 10. तो इस एक्सप्रेशन ने हमें दे दी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन एट t इक्वल टू 1. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4.2. फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द x1 x2 प्लेन एंड द टेंजेंट लाइंस टू द हेलिक्स x इक्वल टू cos t e1 प्लस sin t e2 प्लस t e3 where t is greater than 0. हम लोगों ने इंटरसेक्शन निकालनी है प्लेन और टेंजेंट लाइंस की. तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन हमारी हेलिक्स है उसकी ऊपर टेंजेंट लाइंस कैलकुलेट करते हैं. टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करने का फार्मूला हम लोगों ने देख लिया और हमने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया. तो सिमिलरली उसी मेथड से हम लोग टेंजेंट लाइन निकाल लेंगे. उसके बाद हमें चाहिए x1 और x2 प्लेन. x1 x2 प्लेन ये समझने के लिए पहले हम समझते हैं टू डायमेंशंस में एक्सिस को. जैसे अगर हम टू डायमेंशंस में हो, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0 और x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0. इसी तरह अब अगर हम थ्री डायमेंशंस में आए, फॉर एग्जांपल ये हमारा x1 प्लेन, x1 एक्सिस, x2 एक्सिस, x3 एक्सिस, हम लोगों ने लेना है x1 x2 प्लेन. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि x1 x2 प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x3 इक्वल टू 0. इसलिए हमारे क्वेश्चन में हम लोगों ने लिखा द इक्वेशन ऑफ x1 x2 प्लेन इज x3 इक्वल टू 0. अब हम लोगों ने इंटरसेक्शन निकालनी है किसकी, टेंजेंट लाइन और x1 x2 प्लेन की. तो हम कैसे निकालते हैं, कोई भी दो कर्व्स या सरफेसेस की इंटरसेक्शन कैसे मिलती है, हम उनकी इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक ये और एक ये. हमने इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया. x3 और इस x3 को हम लोगों ने कंपेयर किया तो हमारे पास t प्लस के इक्वल टू 0, यहाँ से k इक्वल टू माइनस टी आ गया. ये k इक्वल टू माइनस टी की वैल्यू हम लोगों ने इस एक्सप्रेशंस में सब्स्टिट्यूट कर दी. उसके बाद हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशंस आ गए, ये दो तीन, और यहाँ से हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया. क्वेश्चन नंबर 4.3 में क्या करना है, शो दैट द टेंजेंट वेक्टर्स अलोंग द कर्व x वेयर 2b स्क्वायर इक्वल टू 3a मेक अ कांस्टेंट एंगल विद द वेक्टर a इक्वल टू e1 प्लस e3. हम लोगों ने शो करना है कि जो टेंजेंट वेक्टर्स हैं इस कर्व के, वो इस वेक्टर के साथ कांस्टेंट एंगल बनाते हैं, यानी जो एंगल होगा वो कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा. तो सिंपल क्वेश्चन है, हमने सिंपली इस कर्व का टेंजेंट वेक्टर निकालना है और उस वेक्टर और इस वेक्टर के दरमियान एंगल निकाल लेना है और फिर देखना है कि क्या वो वाकई कांस्टेंट आता है या नहीं. हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से पढ़ा है कि a डॉट b इज़ इक्वल टू a मॉड b मॉड इंटू cos ऑफ
थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए डॉट बी ओवर ए मॉड इंटू बी मॉड। यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ ए डॉट बी ओवर ए मॉड इंटू बी मॉड। तो यही हम लोगों ने इस क्वेश्चन में किया हुआ है। यहाँ से सिंपल हम लोगों ने सबसे पहले टेंजेंट वेक्टर निकाला एक्स डैश, ठीक, उसके बाद हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाला इस फार्मूला में पुट करने के लिए। उसके बाद हम लोगों ने उसमें ये एक्सप्रेशन यूज़ किया मैग्नीट्यूड में, इस जगह पे सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। फिर हम लोगों ने इस फार्मूला में तमाम वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट की, सिंप्लीफाई किया, तो एंड पे आंसर हमारा आ गया π/4 विच इज़ अ कांस्टेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम कर्वेचर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर हम लोग इंट्यूटिवली देखें कि कर्वेचर क्या है, तो कर्वेचर जो होता है वो हमें बताता है कि कोई भी गिवन कर्व स्ट्रेट लाइन होने से कितना दूर है। यानी कर्वेचर हमें किसी भी कर्व के अंदर बेंड बताता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो बेंड ज़ीरो होता है, कोई बेंड नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि कर्वेचर इज़ द मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच अ कर्व डेविएट्स फ्रॉम बीइंग अ स्ट्रेट लाइन। बाकी इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।